आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आशीष है। आज मैं आप सबके सामने फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित कहानी ठेस का वाचन करने जा रहा हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में अधिकांश ग्रामीण एवं निम्न वर्गीय जीवन का चित्रण सूक्ष्म रूप में उभर कर सामने आता है। तो चलिए आपको कहानी की तरफ लिए चलता हूँ। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। कहते हैं सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे ही सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने। कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, कहता, घी की सोंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता से जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बधारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई तो काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के माढ़े, मूसी चुन्नी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों को, छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा।
कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से आकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर के पाटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुल, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू, तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने कहा, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों की चिक बनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुड़िया। मानू दादी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है, ओठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह से चिवड़ा भरा हुआ यह आवाज निकला। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने के लिए सिर पर चढ़ेगा है। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। भाभी से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीरा सिरचन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचन दादा, जूम कांच का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपने डिबिया का गमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से छली भुली रहती थी।
सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोरे कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, यत्परो नास्ती। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठ पान को मुंह में फुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोले के न मुंह में लगाम है न आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिकें मिलेंगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानो मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानो को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाठी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता क्या? यह शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गए, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छाट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप न रह सका। चाची और मझली भाभी भी की नजर न लग जाए इसमें भी। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटार। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर ही रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा? मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हंसलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था मैं।